एस्पिरेंट। दिस इज करण और आज जो हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी एक बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स के साथ। ये बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स जो है आपके हर एक तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, चाहे वो वनडे एग्जाम हो लाइक ग्रुप डी रेलवे या फिर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस हो। सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल और इट विल प्ले अ वाइटल रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम्स में। तो आज हम जो ये स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नी इंडियन पॉलिटी का, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में, जानेंगे इंडियन पॉलिटी के। तो यहां पे दिख रहा है आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स और उसके जस्ट नीचे इंट्रोडक्शन दिख रहा है। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की ओर। आप जैसे कि जानते हैं कि इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, यानी इंडिया जो था वो ब्रिटेन का कॉलोनी था। और आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में दो तरह के ब्रिटिश आए थे। एक ब्रिटिश जो आए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया और एक ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में जो आए उन्हें ब्रिटिश क्राउन कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो आखिर किस तरह के लोग थे ये? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था दे वर द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, यानी कह सकते हैं कि वो व्यापारियों का समूह था। वो इंडिया में जब आए तो वो सिर्फ व्यापार करने के इंटेंशन से ही आए थे। इनिशियली दे केम टू इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ ट्रेड ओनली, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड टू रूल। यू ऑल्सो नो, ये आप भी जानते हैं कि बाद में वो इंडिया में रूल करना भी स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो कौन लोग थे और वो इंडिया में कब आए। तो जैसे कि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स था, यानी कि व्यापारियों का एक समूह था जो इंडिया में 1608 ईस्वी में आया। इट मीन्स ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1608 बट एज अ ट्रेडर्स। वो सिर्फ ट्रेडर्स के रूप में आए थे, वो ट्रेडर्स बन के आए थे, न कि वो शासन करना चाहते थे इंडिया में। शुरुआत में वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे इंडिया में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो एक्सक्लूसिव राइट लेकर आया था। वो एक्सक्लूसिव राइट लेकर ही इंडिया में आया था। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि सर ये एक्सक्लूसिव राइट क्या होता है। वो एक्सक्लूसिव राइट, या फिर आप लोगों ने सुना होगा ट्रेड मोनोपोली, यानी व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार, एक्सक्लूसिव राइट या मोनोपोली ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई व्यापार कर सकता है तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। सिर्फ ईस्ट इंडिया ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वही इंडिया में व्यापार कर सकता था। तो ये जो एक्सक्लूसिव राइट लेकर आया वो किससे लेकर आया भाई? कौन इसको ऑथराइज्ड किया इंडिया में ट्रेड करने के लिए? तो ये जो एक्सक्लूसिव राइट लेकर और ट्रेड मोनोपोली लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो उस समय की ब्रिटेन की क्वीन थी, ब्रिटेन की महारानी थी, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो था एक्सक्लूसिव राइट लेकर आया और ट्रेड मोनोपोली लेकर आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन 1665 यानी 1665 ईस्वी में द कंपनी ऑब्टेन द दीवानी राइट। अब बोलोगे सर ये दीवाना दीवानी क्या है? दीवानी राइट का मतलब है यहां पे राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू
रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। ये 1665 ईस्वी में रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और आप लोग जानते हैं कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिलने के बाद वो धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम शुरू कर देते हैं। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार जो मिला था वो बिहार का रेवेन्यू, बंगाल का और ओडिशा का। बिहार, बंगाल और ओडिशा का रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। किसको मिल गया अधिकार भाई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और कब मिला? तो 1665 में मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अभी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता देते हैं कि ये दो तरह के ब्रिटिश जो आए वो कौन कौन थे। अभी कुछ देर पहले बताया था कि दो तरह का ब्रिटिश जो इंडिया में आए। जो पहला था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसको हम द कंपनी रूल के नाम से जानते हैं। और इनका जो रूलिंग पीरियड है वो 1773 से लेकर 1858 तक है, यानी 1773 से लेकर 1858 तक ये कंपनी का रूल रहा। और इस कंपनी के रूल के तहत कुछ एक्ट आए, जिसमें सबसे पहला जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो 1773 में आया। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये रेगुलेटिंग एक्ट था क्या, इसके फीचर्स क्या थे। रेगुलेटिंग एक्ट ये नाम से ही क्लियर है। रेगुलेट स्थापना किया गया, वो भी कलकत्ता में। कहां किया गया स्थापना? कलकत्ता में किया गया 1774 में, 1774 ईस्वी में। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें एक चीफ जस्टिस जिनका नाम था एलिजा एम्पे, ये कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थे, जिनका नाम एलिजा एम्पे था। और अदर 3 जजेस और थे। देयर वेर 3 जजेस मोर। जो तो हम देखते हैं कि आपको बहुत ही कम बुक्स में और बहुत ही कम नोट्स में मिलेगा कि 3 अदर जजेस का नेम मेंशन बहुत कम मिलता है, लेकिन मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है आपको। अदर जजेस जो थे ये लेमेस्टर, दूसरा जॉन हाइड और तीसरा रॉबर्ट चैम्बर्स। ये 3 अदर जजेस थे। एक बार फिर से देख लीजिए। लेमेस्टर, जॉन हाइड, रॉबर्ट चैम्बर्स, ये 3 अदर जजेस थे और एक चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था एलिजा एम्पे। चलिए, तो हमने थर्ड फीचर्स इसका देख लिया। अब हम लोग फोर्थ फीचर्स इसका देखने जा रहे हैं। प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड्स, यहां पे ट्रेडर्स हो गया, यहां पे ट्रेड्स होगा, एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको किसी भी प्राइवेट ट्रेड में अब किसी भी हालत में एंगेज नहीं होना है। और सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रेड करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होकर ही ट्रेड करेंगे, वो खुद का अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। एक बार फिर से यहां पे देख लीजिए, मैंने बताया कि फोर्थ पॉइंट ये था इसका, फोर्थ फीचर्स, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट जो थे उनको प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया गया। यानी कि द सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ प्राइवेट ट्रेड। और एक चीज और इसमें कहा गया कि द सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट प्रेजेंट्स और ब्राइब्स। उस समय ब्राइब्स को प्रेजेंट्स कह के ले लेता था ये लोग, जो सर्वेंट्स था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कहा गया कि अब जो है ना प्रेजेंट्स आपको लेना है और ना ब्राइब्स लेना है और ना आपको प्राइवेट ट्रेड करना है।
भाई करना है आपको ट्रेड तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होकर ही ट्रेड करें, न कि अपना प्राइवेट ट्रेड करें। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये फिफ्थ फीचर्स क्या था? ये फिफ्थ फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। फिफ्थ फीचर्स जो था, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ओवर रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। यानी कि यहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का यह काम था कि वो रेवेन्यू पे रिपोर्ट करेगा, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स पे रिपोर्ट करेगा। और किसको रिपोर्ट करेगा? तो वो ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और ये हैंड रिटन नोट जो है एक बहुत ही रामबाण की तरह आपके एग्जाम में काम करेगा। यदि आपको मेरा ये बेहतरीन एफर्ट्स फ्रूटफुल लगा और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे प्रेरणा मिले और आगे भी इस तरह का बेहतरीन वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए कुछ न कुछ नया लाता रहूं। That's all for today. Thank you very much. था। लेकिन जब गवर्नर ऑफ बंगाल के डिजिग्नेशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग थे। ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग। इस पे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का फीचर्स इसका क्या था? ये जो थर्ड फीचर्स है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एससी यहां पे लिखा गया है, शॉर्ट में लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, वो भी कलकत्ता में। कहां किया गया स्थापना? कलकत्ता में किया गया 1774 में, 1774 ईस्वी में। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें एक चीफ जस्टिस जिनका नाम था एलिजा एम्पे, ये कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थे, जिनका नाम एलिजा एम्पे था। और अदर 3 जजेस और थे। देयर वेर 3 जजेस मोर। जो तो हम देखते हैं कि आपको बहुत ही कम बुक्स में और बहुत ही कम नोट्स में मिलेगा कि 3 अदर जजेस का नेम मेंशन बहुत कम मिलता है, लेकिन मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है आपको। अदर जजेस जो थे ये लेमेस्टर, दूसरा जॉन हाइड और तीसरा रॉबर्ट चैम्बर्स। ये 3 अदर जजेस थे। एक बार फिर से देख लीजिए, लेमेस्टर, जॉन हाइड, रॉबर्ट चैम्बर्स, ये 3 अदर जजेस थे और एक चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था एलिजा एम्पे। चलिए, तो हमने थर्ड फीचर्स इसका देख लिया। अब हम लोग फोर्थ फीचर्स इसका देखने जा रहे हैं। प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड्स, यहां पे ट्रेडर्स हो गया, यहां पे ट्रेड्स होगा, एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको किसी भी प्राइवेट ट्रेड में अब किसी भी हालत में एंगेज नहीं होना है। और सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रेड करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होकर ही ट्रेड करेंगे, वो खुद का अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। एक बार फिर से यहां पे देख लीजिए, मैंने बताया कि फोर्थ पॉइंट ये था इसका, फोर्थ फीचर्स, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट जो थे उनको प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया गया। यानी कि द सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ प्राइवेट ट्रेड। और एक चीज और इसमें कहा गया कि द सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी will not accept presents
और ब्राइब्स। उस समय ब्राइब्स को प्रेजेंट्स कह के ले लेता था ये लोग, जो सर्वेंट्स था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कहा गया कि अब जो है ना प्रेजेंट्स आपको लेना है और ना ब्राइब्स लेना है और ना आपको प्राइवेट ट्रेड करना है। भाई करना है आपको ट्रेड तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होकर ही ट्रेड करें, न कि अपना प्राइवेट ट्रेड करें। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये फिफ्थ फीचर्स क्या था? ये फिफ्थ फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। फिफ्थ फीचर्स जो था, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ओवर रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। यानी कि यहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ये काम था कि वो रेवेन्यू पे रिपोर्ट करेगा, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स पे रिपोर्ट करेगा। और किसको रिपोर्ट करेगा? तो वो ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और ये हैंड रिटन नोट जो है एक बहुत ही रामबाण की तरह आपके एग्जाम में काम करेगा। यदि आपको मेरा ये बेहतरीन एफर्ट्स फ्रूटफुल लगा और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे प्रेरणा मिले और आगे भी इस तरह का बेहतरीन वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए कुछ न कुछ नया लाता रहूं। That's all for today. Thank you very much.